निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज़। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रत्येक वर्ष कुल 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 गैर स्थायी सदस्यों को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनती है। दूसरा, गैर स्थायी सदस्यों में से 5 सदस्य अफ्रीकी एवं एशियाई देशों से चुने जाते हैं। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ रॉन्ग। देखो पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रत्येक वर्ष 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 गैर स्थायी सदस्यों को तो चुनती है, लेकिन वो 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं होता, वो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे हम। उसके साथ साथ जहाँ पे जो लिखा है कि गैर स्थायी सदस्यों में से 5 सदस्य अफ्रीकी और एशियाई देशों से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। मैं पूरा बता देता हूँ कैसे कैसे चुने जाते हैं। ये अफ्रीकी, आप भी नोट कर लेना, अफ्रीकी एशियाई देशों से 5 सदस्य चुने जाते हैं। फिर पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य चुना जाता है, लैटिन एवं कैरिबियाई। फिर आया लैटिन अमेरिका प्लस कैरिबियाई देश, यहाँ से 2 सदस्य, और उसके बाद पश्चिमी यूरोप व अन्य देश, ये 2 सदस्य। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं 5, 1 6, तो 8 और 10, इस तरह से ये इन सदस्य देशों का चुनाव किया जाता है इन क्षेत्रों से। ओके, आगे चलते हैं अब। ये देखिए, इस एमसीक्यू का आधार था, इंडिया सेट टू बी यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर। जो भारत यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है और पहले भी कई बार बन चुका है। सेज विल ब्रिंग्स 5S अप्रोच टू द वर्ल्ड, और भारत का कहना है कि दुनिया के सामने वो 5S अप्रोच को लेके आएगा। तब ये इंडिया की 5S अप्रोच है क्या, देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, एक ऐसे हो गया सम्मान, जिसको रेस्पेक्ट बोला जाएगा, संवाद अर्थात डायलॉग, सहयोग अर्थात कोऑपरेशन, शांति अर्थात पीस, और समृद्धि अर्थात प्रॉस्पेरिटी। तो ये 5S अप्रोच है, ये ध्यान रखना, मेंस में काम आएगी आपके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आर्थिक बहाली अर्थात इकोनॉमिक रिकवरी Z, V, U, W, L एवं J आकार की हो सकती है। दूसरा, W आकार की बहाली में अर्थव्यवस्था गिरने, संघर्ष करने और कुछ अवधि के लिए कम विकास दर के बाद धीरे धीरे सामान्य स्तर तक वृद्धि करती है। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और जो दूसरा स्टेटमेंट है रॉन्ग है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये W शेप रिकवरी के लिए नहीं है, ये U शेप्ड रिकवरी के लिए है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं, खबर है व्हाट शेप विल द रिकवरी टेक, मतलब जिस पेंडेमिक के टाइम में, जो कोविड-19 के समय में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को जिस तरह का उसको जो झटका लगा है, उससे वो किस तरह से वो रिकवर करेगी, वो यू शेप होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट सिंबल होगा या सूस, इनमें से किस टाइप का होगा। ये जो इकोनॉमिक्स इस चीज़ पे क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि वो यू शेप का हो सकता है, स्क्वायर रूट सिंबल हो सकता है, ठीक है, और सूस हो सकता है। तो ये है क्या, यू शेप, डब्ल्यू शेप, वी शेप, एल शेप, ये सारे के सारे है क्या, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखिए, शेप ऑफ रिकवरी, अर्थव्यवस्था जब रिकवर करती है तो कैसे करेगी, तो पहले देखते हैं यू शेप। देखो यहाँ पे
टेक्स्ट लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे उसकी इमेज लगाई गई है। तो देखो यू शेप की बहाली में ऐसा परिदृश्य होता है जिसमें अर्थव्यवस्था गिरने, संघर्ष करने और कुछ अवधि के लिए कम विकास दर के बाद धीरे धीरे सामान्य स्तर तक वृद्धि कर सकती है। तो आप ये देख सकते हैं ये किस तरह से ये ग्राफ दिखाया गया है। जीडीपी ये देखो नीचे गिरी, ठीक है, उसके बाद धीरे 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 संघर्ष करके फिर सामान्य स्थिति की ओर वापस आ गई है, ठीक है। तो ये बन गया यू शेप, आपको नज़र आ रहा होगा ये यू शेप है। नेक्स्ट चलते हैं वी शेप। इस प्रकार की बहाली में अर्थव्यवस्था तीव्रता से पूर्व की स्थिति को प्राप्त करती है और सामान्य विकास की प्रवृत्ति रेखा पर वापस आ जाती है। देख सकते हैं यहाँ से जैसे एकदम से तेज़ी से नीचे आई और तेज़ी से ही रिकवरी करके वापस सामान्य स्थिति पे आ गई, तो ये बन गया वी शेप। आगे चलते हैं, अब आया जेड शेप। जेड आकार की बहाली सबसे ज़्यादा इसको ऑप्टिमिस्टिक होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरने के बाद तेज़ी से वृद्धि होती है। देखो गिरने के बाद तेज़ी से वृद्धि हुई, फिर ऊपर गई और फिर सामान्य पे आ गई, तो ये हो गई हमारी जेड शेप रिकवरी। आगे चलते हैं, फिर देखिए डब्ल्यू शेप रिकवरी ये जोखिम युक्त होती है क्योंकि इसमें विकास दर में कमी तथा वृद्धि होती है। देखो पहले कमी हुई, फिर वृद्धि हुई, फिर कमी हुई और फिर वृद्धि होकर ये सामान्य उस पर आए, तो ये बन गई हमारी डब्ल्यू शेप, ठीक है। तो इसमें डब्ल्यू आकार का एक चार्ट बना। आगे चलते हैं, फिर देखिए एल शेप, ये सबसे ख़राब स्थिति माना जाता है। देखो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, तो ये देखो ये अर्थव्यवस्था में नीचे की ओर गिरावट आई और विकास निम्न स्तर पर जाकर रुक जाता है और लंबे समय तक क्या रहता है, वो स्थिति ठीक नहीं होती। तो ये क्या बन गया, एक एल शेप, ठीक है। तेज़ी से नीचे आई और फिर लंबे समय तक विकास ठीक नहीं हो पा रहा, तो ये एल शेप बन गई। फिर देख लेते हैं फिर जेड आकार की और इन्वर्टेड स्क्वायर, जिसे उल्टा वर्गमूल टाइप और सूस, इनको भी देख लेते हैं। जेड आकार की बहाली में कुछ हद तक या सीमा तक अवास्तविक परिदृश्य होता है। इसमें निम्न स्तर पर पहुंचने के बाद तीव्रता से सामान्य स्तर से आगे तक की वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। फिर ये उल्टे आकार के वर्गमूल की क्या होती है, ये इस आकार की रिकवरी में अर्थव्यवस्था में निम्न स्तर पर पहुंच गई, पहुंचने के बाद पुनः उछाल आया। तो समझो ऐसा हुआ होगा कुछ कि अर्थव्यवस्था नीचे गई, फिर उछाल आया, ठीक है, उसके बाद विकास दर धीमी होती है और एक कदम और लुढ़क जाती है। फिर है सूस आकार की बहाली, वी आकार और यू आकार की रिकवरी के अगर मध्य में नाइकी का जो लोगो होता है के आकार के समान होती है। इसमें गिरने के बाद अर्थव्यवस्था में विकास दर शीघ्रता से ठीक होने लगती है, परंतु बाधाओं के कारण फिर से धीमी हो जाती है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है अर्पित, जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा। यह भारतीय वायुसेना द्वारा पृथक परिवहन हेतु डिज़ाइन व विकसित किया गया हवाई रेस्क्यू पॉड है। ये पॉड है, इसको ऐसे लिखेंगे पॉड। इसका इस्तेमाल देश भर में दूर दराज और उच्च तुंगता वाले अर्थात हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों से संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगियों के परिवहन में किया जाएगा। अब आपको बताना है कि अर्पित के बारे में ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है। अर्थात पहला स्टेटमेंट भी सही, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब देखते हैं अर्पित है क्या, ARPIT, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। अभी अर्पित को बोलेंगे हम एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये ARPIT हो गया हमारा। अब ये देखिए इस प्रश्न को क्यों बनाया गया, आप देख सकते हैं 9 जून की खबर थी। इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट्स इंडिजेनसली डेवलप्ड पॉड अर्पित, ठीक है, टू इवैक्यूएट क्रिटिकल पेशेंट्स फ्रॉम द रिमोट एरिया। मतलब देश के सुदूर क्षेत्रों से जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए और इलाज प्रदान कराने के लिए इसको डेवलप किया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है GM फसलों से संबंधित चिंताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बाजार एकाधिकार, कीटनाशक विषाक्तता, उपयोग हेतु असुरक्षित और अंतर पीढ़ी प्रभाव।
अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी चिंताएं जीएम फसलों के उपयोग से जुड़ी हुई है, ए, बी, सी या डी, बताइए। इस बार जीएम क्रॉप्स पे क्वेश्चन आने की चांसेस है स्टूडेंट्स, इसलिए पीटी के लिए इंपॉर्टेंट रखेंगे इसको। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब बाजार एकाधिकार। ये एक इनसे जुड़ी चिंता है। कीटनाशकों से इसके विषाक्तता आ सकती है, ये भी चिंता है। उपयोग को लेकर ये भी बोला जाता है सेफ़ है अनसेफ है, ये भी एक इसके साथ चिंता जुड़ी हुई है। और इंटरजनरेशनल इसके जो इफ़ेक्ट्स भी निकल के आ सकते हैं, ये भी इससे एक चिंता जुड़ी हुई है। अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। ये देखिए 9 जून की खबर है, मोर फार्मर्स टू जॉइन फाइट अगेंस्ट बैन ऑन जीएम क्रॉप्स, मतलब जीएम क्रॉप्स के खिलाफ लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान एकजुट हो रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य जल नीति के प्रारूप को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य बना है? ऑप्शंस है सिक्किम, तेलंगाना, मणिपुर और मेघालय। एक चीज़ याद रखना है स्टूडेंट, यूपीएससी के लिए जब वो हाल ही यूज़ करता है तो वो कई बार वो 1 साल पुरानी भी खबर हो सकती है, या कई बार वो 2 साल पुरानी तक भी खबर यूपीएससी हाल ही में करके पूछ लेता है। तो थोड़ा सा माइंडसेट इस हिसाब के रखना कि हाल ही में आप ये मत सोचना 1-2 पुरानी या अभी महीने भर पुरानी खबर है। यूपीएससी कई बार 1-2 साल पुरानी खबरों के लिए भी हाल ही में शब्द को यूज़ करता है। अब आप बताइए हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य है जिसने जल नीति के प्रारूप को मंजूरी दी है, ए, बी, सी या डी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात मेघालय। आगे चलते हैं। ये देखिए, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव GTI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो इस बार टाइगर पे क्वेश्चन आने वाला है पीटी में, इस बार ध्यान रखना। ये सेंसस भी हुआ था हमारा और उसके साथ साथ लगातार चर्चा में बना हुआ है टाइगर। तो एक क्वेश्चन की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार हो सकता है टाइगर के ऊपर या तो कोई उससे मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ या उसके लिए उनके जो प्रोटेक्शन के लिए कंजर्वेशन के लिए हमने कोई टेक्निक यूज़ की है उससे जुड़ा हुआ आ सकता है, या किसी टाइगर रिजर्व से आ सकता है, नेशनल पार्क से आ सकता है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आने के एक बार चांसेस है। तो आपको बताना है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के बारे में। इसे वर्ष 2008 में सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के वैश्विक गठबंधन के रूप में प्रारंभ किया गया। दूसरा, वर्ष 2016 में हिम तेंदुए अर्थात स्नो लेपर्ड को शामिल करते हुए इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि की गई। अब आपको बताना है GTI के बारे में, ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वर्ष 2008 में गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटीज़ और प्राइवेट सेक्टर का एक वैश्विक ग्लोबल कोलैबोरेशन के रूप में इसको शुरू किया गया। और सेकंड इसलिए रॉन्ग हुआ क्योंकि 2016 की बात नहीं है कि जब इसमें हिम तेंदुओं को शामिल किया गया, ये बात है 2013 की। ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। आगे चलते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, बुडापेस्ट कन्वेंशन, सड़क सुरक्षा, ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र, साइबर सुरक्षा और स्टॉकहोम कन्वेंशन, कॉपीराइट। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सही सुमेलित है। ठीक है, हमें पहचानना है कि सुमेलित कौन है। बताइए, पढ़ा होगा आपने ये इन दिनों। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बिल्कुल सही, आप सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी का मतलब इसमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है ये सड़क सुरक्षा से नहीं, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है साइबर सिक्योरिटी से, साइबर सिक्योरिटी। ठीक, फिर है जो ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र है, ये साइबर सुरक्षा से नहीं है, ये जुड़ा हुआ है सड़क सुरक्षा से, रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। और जो तीसरा है ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ये कॉपीराइट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पीओपी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस स्टॉकहोम कन्वेंशन पे तो मैं पहले भी क्वेश्चन बना चुका हूँ, इसलिए तीनों ही असुमेलित हुए। ठीक, अब आप मुझे बताना कि कॉपीराइट से कौन सा जो कन्वेंशन या प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए अगला प्रश्न, डेड जोन्स
हाइपॉक्सिक जोन्स जो प्रायः समाचारों में या प्रायः चर्चा में रहते हैं, ये वे समुद्री क्षेत्र होते हैं जहां ऑक्सीजन का स्तर अत्यंत निम्न होने के कारण अधिकतर समुद्री जीवन अस्तित्व में नहीं रह सकता। दूसरा स्टेटमेंट, एक बार डेड जोन विकसित होने के बाद उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार बन गए तो बन गए। अब आप बताइए कि ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या है डेड जोन के बारे में। क्या होगा डेड जोन के बारे में सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। समुद्र के अंदर वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का स्तर बहुत निम्न होता है, जिसके कारण जो समुद्री जो मेरीन लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सेकंड है कि डेड जोन एक बार जो डेवलप हो गया तो उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, गलत है ये। अगर इसको रिवर्सिबल है ये, मतलब एक बार अगर डेवलप हो गया और उसके आपने कोज को एलिमिनेट कर दिया है जिस कारण से वो हुआ है, इफ़ कोज आर रिड्यूस्ड, तब क्या हो जाएगा, वो उसको पुनः वो उस क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। आगे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लघु अनुदान कार्यक्रम स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस कार्यक्रम को वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ध्यान से पढ़ना, द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। मतलब इसको फंड तो दिया जा रहा है, ये बोल रहा है कि GEF द्वारा, और इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है UNDP द्वारा। फिर क्या बोल रहा है, SGP अर्थात स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम को वर्ष 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम के बारे में सही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी का मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो GEF द्वारा तो इसको फंड दिया जा रहा है और UNDP द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। याद रखना ये UNDP है, UNEP नहीं है, ये बात ध्यान रखना। सेकंड है, SGP को वर्ष 1992 में जो रियो अर्थ समिट के दौरान इसको लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये हमारी रियो अर्थ समिट है, मैं आप सभी को बोलूँगा कि इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना स्टूडेंट। देखो जितने भी एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस है, ठीक है, और जितने भी जो बड़े कन्वेंशंस है उनको याद करना, तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत मैक्सिमम चीज़ें जो एनवायरनमेंट के लिए आज हम पढ़ रहे हैं ना, इनिशिएटिव्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैव विविधता को लेके हुआ, या अगर आप किसको एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस को, तो वहाँ पे बहुत सब चर्चा की गई है, बहुत बड़ा है। कहीं से अच्छी सी बुक से बहुत अच्छे से इसको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपके लिए, एक होमवर्क में बोल रहा हूँ कि UNFCCC आपने नाम सुना होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे इसके अंदर कौन कौन से फ़ंड एस्टेब्लिश किए गए हैं, कौन कौन से फ़ंड एस्टेब्लिश्ड किए गए हैं इसके अधीन। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, प्रीलिम्स में आ जाए क्वेश्चन तो थैंक यू बोलना। उसके बाद अब बात करते हैं स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम के बारे में। ये है क्या? SGP, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यह वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पहला, फाइनेंशियल प्लस टेक्निकल असिस्टेंस देता है। ये किसको? समुदायों को, कम्युनिटीज़ को, प्लस सिविल सोसाइटीज़ को, जिसको सभ्य समाज को बोला जाता है। ठीक है, जो कि पर्यावरण को संरक्षित रखते हैं। इन लोगों को या इस तरह के अन्य कोई संगठन जो पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, पर्यावरण संरक्षण या उसको पुनर्स्थापित अर्थात रीस्टोरेशन का काम करते हैं, उन लोगों को ये फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देता है ये कार्यक्रम SGP। अब इसको फंड कौन दे रहा है? GEF। और फिर इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? UNDP। ये बात हम ध्यान रखेंगे। चले आगे। और ये होमवर्क जो मैंने दिया है ना, UNFCCC के अंदर कौन कौन से फंड एस्टेब्लिश्ड किए हैं, देखो फंड के ऊपर UPSC का पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन पूछ लो, एनवायरनमेंट इकोलॉजी से एक क्वेश्चन फंडिंग के पैटर्न पे आ रहा है, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं। ये देखिए
आज का जो हमारा अभ्यास प्रश्न है, प्रश्न क्या है, इम्पोर्टेंट है ये भी प्रीलिम्स के लिए। देखो, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स CTH एवं क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स CWH के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, CTH एवं CWH को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन परिभाषित किया गया है। दूसरा, CTH की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है, जबकि CWH की अधिसूचना ग्राम सभा और प्रभावित भागीदारों से, मतलब उससे जो इफेक्टेड होने वाले स्टेक होल्डर्स हैं उनसे विचार विमर्श करके जारी की जाती है। अब आपको बताना है कि CTH और CWH के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। अब ये देखिए, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, अभ्यास प्रश्न था, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग लिडार का प्रयोग निम्नलिखित किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब कृषि में भी, प्रदूषण की मॉडलिंग में, अर्बन प्लानिंग में, कोस्टल मैनेजमेंट में और तेल और गैस की खोज, इन सभी में लिडार का प्रयोग किया जाता है। और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ऑप्शन डी। बहुत अच्छा लगा, अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, इसी तरह से तैयारी करते रहिए। पर्याप्त जो आपके पास समय भी है अब, और इस बार UPSC वैसे मुझे लग रहा है कि टफ गेम होने वाला है इस बार प्रीलिम्स का, इसलिए सब बहुत अच्छे से तैयार रहना। ओके स्टूडेंट्स, निर्माण IAS की डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।